आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो अकाउंट्स का बेसिक उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम होगी ना, तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि ये एकदम बेसिक है अकाउंट्स का। अकाउंट शुरू इसी चैप्टर से होती है। ठीक है, कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होगी, जैसे अभी अपने EMRS चल रही है, ठीक है, फिर KVS भी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। तो उनमें ये फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम है, तो उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये अकाउंट्स का मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है कि भाई उसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, स्कोप क्या है, और उसकी प्रकृति, नेचर कैसी है किसकी, अकाउंटिंग की। और उसका अपन करेंगे डिटेल डिस्कशन, एक एक चीज़ को लेकर के चलेंगे, इतना कि इससे बाहर कुछ आने की संभावना बच ही नहीं जाए। इतना डिस्कशन करते हुए अपन चलेंगे इस चीज़ का। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का। मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देख रहे हैं अपन, तो इसमें अपन को सबसे पहले क्या देखें कि अकाउंटिंग को अधिकतर क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। कैसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, अब आप किसी भी बिजनेस का पता करना है आपको, ठीक है, कि भाई वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, तो कौन बताएगा आपको? बिजनेस बोल के तो बताएगा नहीं, कह रहे भाई मैं तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं तो लॉस कमा रहा हूँ, नहीं बताएगा। वो कैसे बताएगा? वो आपको बताएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। वो ये बोलेगा भाई मेरे अकाउंट्स चेक कर लो, अगर उनमें मेरे नेट प्रॉफिट P&L स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, और लॉस दिखा रहा है वो तो मैं लॉस कमा रहा हूँ। तो अब बोल रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिजनेस का कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, लॉस कमा रहा हूँ। इसलिए जो अकाउंटिंग है इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा गया, क्योंकि बिजनेस की क्या स्थिति है वो कौन बताएगा? वो उसका स्टेटमेंट, उसके फाइनल अकाउंट्स बताएंगे। इसीलिए उनको क्या कहा गया है, लैंग्वेज कही गई। इसीलिए अकाउंटिंग को बिजनेस की क्या कही गई है, लैंग्वेज कही गई है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉलोज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब अकाउंटिंग ऐसे नहीं कि कैसे ही मुंह उठा करके कर दी, ठीक है, वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सिस्टम से होता है काम, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है क्लासिफाइंग, समराइजिंग न्यूमरस बिजनेस ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, वैसे तो रिकॉर्डिंग भी आता है, ठीक है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। उन सब से मिलकर के फाइनेंशियल अकाउंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्लासिफाइंग और समराइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फिर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें शामिल होती है, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, एक तो P&L अकाउंट, जो कभी कभार ट्रेडिंग एंड P&L भी बोल देते हैं, और एक बैलेंस शीट, ठीक है। P&L अकाउंट क्या शो करता है? P&L अकाउंट डिपिक्ट्स द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस। कि P&L अकाउंट बताता है कि बिजनेस का नेट रिजल्ट कितना है, कि भाई हम प्रॉफिट बना रहे हैं या लॉस बना रहे हैं एक अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली 12 मंथ्स का होता है, और अकाउंटिंग पीरियड दो टाइप के होते हैं, एक तो फाइनेंशियल ईयर और एक कैलेंडर ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो एक साल के अंदर प्रॉफिट बना के दे रहा है, लॉस बनाकर दे रहा है, वो कौन दिखाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट क्या शो करती है? बैलेंस शीट डिपिक्ट्स द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एसेट्स। कि भाई बैलेंस शीट बताती है कि कितनी हमारे पास एसेट्स है और किस किस नेचर की है, मतलब लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, ऐसे ही लाइबिलिटी,
शॉर्ट टर्म है, लाइबिलिटी का नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कैसी है, ठीक है, और कितने कितने की लाइबिलिटी है और कितने कितने की हमारे पास असेट्स है, और बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है वो कौन बताएगा, बैलेंस शीट बताएगी। एंड इंडिकेट्स, और बैलेंस शीट क्या बताएगी, और फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। तो क्या क्या चीज़ें बताई, एक तो असेट्स के बारे में बताया, ठीक है, एक लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया, और असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में क्या क्या बताया कि भाई असेट्स और लाइबिलिटी किस नेचर की है और कितने अमाउंट की, कितने रुपए की है। तो उनके अमाउंट और नेचर बताया। नेचर मतलब अभी कि करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, टेंजिबल इंटेंजिबल जो भी, ठीक है। और क्या बताई कि भाई कितनी कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, और बिजनेस की क्या बताई, फाइनेंशियल पोजीशन बताई, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें बताइए। फिर आती है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो भाई एक RN एंथोनी के अकॉर्डिंग देख लो, बाकी नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। इट मीन्स कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी, आप चाहो जैसे याद कर लो, ठीक है। आगे चलते अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो या फीचर्स समझ लो, ठीक है। विशेषताएं बोल सकते हो इनको आप, फीचर्स बोल सकते हो। तो पहला फीचर क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। की अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी। कैसे, आर्ट इज टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। की आर्ट क्या होती है, एक तरीका होता है किसी भी काम को करने का, कि पहले से कोई गोल डिसाइडेड है, उसको अचीव किस तरीके से किया जाए, वो आर्ट होती है। जैसे एक पेंटर है, पेंटिंग बनाता है, तो सब पेंटर की पेंटिंग बनाने का तरीका एक ही होता है क्या, सबका अलग अलग होता है तरीका, सबकी स्टाइल अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसे ही अकाउंटिंग आर्ट कैसे है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विद ए व्यू टू ascertain नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंटर। कि अकाउंटिंग आर्ट कैसे है, कि अकाउंटिंग आर्ट ऐसे है कि भाई इसमें भी रिकॉर्ड करने का तरीका, क्लासीफाई करने का तरीका, समराइज करने का तरीका होता है, ठीक है। आर्ट तरीका होता है, इसका भी एक मेथड होता है। विद ए व्यू टू ascertain, क्यों होता है वो तरीका, मेथड, जिससे हम क्या पता लगा सके, नेट प्रॉफिट पता लगा सके और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा सके कि भाई हमारी स्थिति, असेट्स की स्थिति क्या है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये सब हमें पता चल सके किसी भी बिजनेस की, ठीक है। तो अकाउंटिंग एज आर्ट समझ में आया। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। और अब देखेंगे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एज साइंस, अकाउंटिंग एज साइंस देखेंगे। अकाउंटिंग एज साइंस में क्या होती है कि भाई साइंस में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता ही है साइंस में, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, वो बेस्ड होता है किस पे, सर्टेन प्रिंसिपल। भाई साइंस में नियम कानून होते हैं, सारी चीज़ें नियम से ही होती है, ठीक है। भाई आग लगाओगे, पानी को गर्म करोगे तो पानी भाप बन के उड़ेगा, उड़ेगा ही उड़ेगा। वो जमा हुआ है तो पिघल करके उड़ेगा, और पिघला हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट पे आते ही उबल कर उड़ना शुरू हो जाएगा, तो वो उड़ेगा, वो फिक्स है, वो ऐसे चेंज नहीं होता। ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी होता है कि भाई रूल्स है, गोल्डन रूल्स हैं, उन रूल को फॉलो करोगे तभी आप अकाउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, एज ए साइंस भी है। अब वो रूल लग रहे हैं ना अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में, तो अकाउंटिंग क्या है, एज ए साइंस भी काम करती है, और इसका भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। वो किताबें तभी तो पढ़ रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड है, किताबें बनी हुई है, किताबें, उनमें नॉलेज स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है, उसी से तो आप अकाउंटिंग का ज्ञान ले रहे हो, उसी से तो आप नियम सीख रहे हो। तो जैसा साइंस में होता है वैसा अकाउंटिंग में भी
कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं और उन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए ही क्या है, अकाउंटिंग है। इसीलिए अकाउंटिंग क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग एज साइंस भी कहते हैं। ठीक है, आर्ट समझ में आ गया, साइंस समझ में। आर्ट में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग आ गए, और साइंस में किन उनके प्रिंसिपल्स की बात कर ली। ठीक है, आर्ट में क्या था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और साइंस में क्या है, प्रिंसिपल, गोल्डन रूल अकाउंटेंसी के, उससे ये साइंस बन जाती। फिर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई अकाउंटेंसी में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, आप कल को जा कर के दुकानदार के या दुकानदार आपके चाटा मार दे और कह ले भाई हो गया ट्रांजैक्शन, लेने के देने पड़ गए, तो वो क्या हो गया, फिर वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। क्यों, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना, इसलिए वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जब तक पैसे का लेन देन, कोई सेल परचेज नहीं होगी, तब तक आप उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओनली दोज ट्रांजैक्शन, अब आओ इधर, ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कि भाई वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे बिजनेस में जो किसके नेचर के हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन को ही आप रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल देखें, द क्वेरल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई होगी। ठीक है, अब बिजनेस तो इफेक्ट होगा इससे, स्ट्राइक कर दी एम्प्लॉयज़ ने, बिजनेस तो इफेक्ट होगा इससे कि भाई लॉस होगा, एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे, स्ट्राइक कर दी उन्होंने, तो क्या होगी, हड़ताल होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई का माल भेजेंगे कैसे, तो नुकसान तो होगा बिजनेस को। लेकिन ये मनी टर्म्स में नहीं है ना, यहाँ पे स्ट्राइक से कोई पैसा थोड़ी जा रहा है, इसलिए ये स्ट्राइक रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, स्ट्राइक का कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। अब थर्ड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी टर्म्स, कि भाई आप जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे ना, वो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करोगे। मतलब जैसे मान लो आपके पास 10 चेयर है, ठीक है, एक चेयर है 200 रुपये की, तो ये कितने रुपए की होगी, 2000 रुपये की चेयर। अब आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, ये 2000 रुपये से रिकॉर्ड करोगे। ऐसे नहीं कि आप चेयर रिकॉर्ड कर ली, भाई मेरे पास 10 चेयर है, 10 चेयर से मतलब नहीं, कितने रुपए की है वो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड होंगी चीज़ें। ठीक है, अब 10 क्यों 20 होंगी, लेकिन वो है कितने की, उनकी वैल्यू रिकॉर्ड है होगी, ना कि नंबर रिकॉर्ड होंगे उन चीज़ों के। ठीक है, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, पैसे के सेंस में रिकॉर्ड होगी चीज़ें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल दे रहेगा, इफ़ ए बिजनेस परचेज 200 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, कि भाई एक बिजनेस ने 200 चेयर खरीदी है, ठीक है, और क्या खरीदी है, 10 टेबल खरीदी है, 200 चेयर खरीदी है और 10 टेबल खरीदी है। देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड। अब ऐसे रिकॉर्ड नहीं होगी बिजनेस में कि 200 चेयर और 10 टेबल्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा नहीं कि एंट्री फिर यू नहीं होगी, परचेज, यार परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज कैसे, तो फर्नीचर होगी ना, गुड्स थोड़ी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यूँ नहीं होगी कि 200 चेयर और 10 टेबल्स, इससे मतलब नहीं होगा। फिर भाई 200 चेयर कितने की है, 200 चेयर मान लो एक 10 रुपए की, तो 2000 रुपये ये, और एक टेबल मान लो 200 रुपये की है, एक टेबल भी 200 की है, तो 2000 ये, तो कितने हो गए, 4000, तो 4000 रुपये से आएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। अब वो कितने की, 10 रुपये की, 20 रुपये, जितनी भी मान लो, अपन को एग्जाम्पल से मतलब है। ठीक है, तो ये होगा इसका मतलब।
मनी टर्म्स का मतलब समझे। इफ़ ए बिजनेस पजेस 50,000 इन कैश, अगर कोई बिजनेस 50,000 का है, लैंड मेजरिंग 2,000 मीटर्स, 2,000 मीटर की है, तो ये 2,000 मीटर, 1 मीटर का कितने रुपए उससे मल्टीप्लाई होकर आएगा, ठीक है। तो ये वही एग्जाम्पल है। फिर अगर कोई बिजनेस छोटा है, स्मॉल बिजनेस है, वेयर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर क्वाइट स्मॉल, जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ही कम होते हैं, तो वो बिजनेस क्या करेगा, जनरल में सारे अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन कोई एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर दिन के 100 200 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो फिर वो एक जनरल, तो वो मोटी सारी बहुत मोटी किताब हो जाएगी, दिन के 100 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने लग गए जनरल में। तो फिर आगे क्या किया, जनरल का सब डिवीज़न कर दिया, सब डिवाइडेड कर दी जनरल को, और 7 या 8 सब्सिडरी बुक्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जनरल का सब डिवीज़न किया और इसको 8 सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड कर दिया। पहली का नाम रखा कैश बुक, दूसरी का नाम रखा परचेज बुक, तीसरी का नाम रखा सेल्स बुक, फोर्थ आई परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ आई सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक सिक्स्थ, एट्थ बिल्स पेबल बुक, सॉरी सेवन्थ बिल्स पेबल बुक, एट्थ जनरल प्रॉपर। अभी इनके नाम देख लो कि 8 है, आगे चैप्टर आएगा अलग से सब्सिडरी बुक्स का, उसमें देख लेंगे किसका क्या काम है, ठीक है। द नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक इज टू बी मेंटेन डिपेंड साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कि भाई कितनी सब्सिडरी बुक्स इन 8 में से कितनी मेंटेन करनी है उनको, वो बिजनेस के साइज और नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आता है क्लासीफाई करना, ठीक है। अकॉर्डिंग आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, भाई जैसे ही आपने जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे, आपका नेक्स्ट काम होता है इन ट्रांजेक्शन को क्या करना, क्लासीफाई करना। और क्लासीफाई काय में होगा, लेजर में। लेजर में क्या होगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द, अब क्लासिफिकेशन होता कैसे, क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर, जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं ना, सेम नेचर की इन द सेंस जैसे कैश में सेल या परचेज हुए ट्रांजेक्शन जिसमें कैश आया है, कैश आया है या गया है, तो कैश कैश नेचर के ट्रांजेक्शन एक जगह ले लेंगे, कैश बुक में ले लेंगे। क्रेडिट में आपने कुछ खरीदा है तो वो एक जगह आ जाएगा, परचेज बुक में आ जाएगा, ठीक है। या आपने क्रेडिट में कुछ बेचा है तो वो किस में आ जाएगा, सेल्स बुक में आ जाएगा। तो ये एक जगह कर लिए ना अपन ने, सेल्स अकाउंट में आ जाएगा, सॉरी बुक में नहीं आएगा, सेल्स अकाउंट में आएगा, कैश अकाउंट में आएगा और परचेज अकाउंट में आएगा। ये बुक की जगह अकाउंट होगी, लेजर की बात कर रहे हैं ना अपन, इसलिए अकाउंट आएगा यहाँ पर, सेल्स अकाउंट कैश अकाउंट में, ठीक है। तो अकाउंट मेंटेन होंगे वहाँ पर लेजर में। तो सेम जितने भी, अब जनरल में तो सब हर एक कैश परचेज सेल की अलग अलग एंट्री होगी, लेकिन लेजर में क्या करेंगे, एक कैश अकाउंट बनाएंगे, अलग से कैश अकाउंट बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, सबको एक जगह लिस्ट कर देंगे, तो सारे कैश अकाउंट एक टेबल के अंदर आ जाएंगे, अकाउंट जैसी टेबल के अंदर, उसके अंदर आ जाएंगे। तो वो समरी क्लासीफाई क्लासीफाई कर दिया ना अपने, कैश के अलग, परचेज के अलग, सेल के अलग, कोई एसेट्स परचेज करी उसके अलग, डेटर्स के अलग, क्रेडिटर्स के अलग, सबको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन, और ये जो जितने भी अपन ने अकाउंट ओपन किए ना, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, वो जिस बुक में खोले जाएंगे उस बुक को क्या कहेंगे, लेजर कहेंगे। और लेजर में हर एक के सेपरेट अकाउंट बनेंगे। अगर कोई डेटर्स है, जैसे राम श्याम घनश्याम राधे श्याम, 3 डेटर्स हैं अपने, तो तीनों के अलग अलग अकाउंट बनेंगे उसके नाम से, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट, इन सब के नाम से बनेंगे, ठीक है। और चाहे वो कस्टमर हो चाहे सप्लायर हो, या अपने क्रेडिटर भी हैं जिनके अपन पैसे मांगते हैं, उनके भी अलग नाम से, अलग अलग नाम से अकाउंट बनेंगे, ठीक है। असेट्स है तो असेट्स के भी अलग नाम से अकाउंट बनेंगे। सिमिलरली ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम विच आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन जनरल
आर अगेन क्लासिफाइड अंडर सेपरेट हेड्स इन द लेजर सच एज, कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं और इनकम है जो ऑलरेडी जनरल में आ चुकी है, विच आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन जनरल, आर अगेन उनको फिर से क्लासीफाई करेंगे एक सेपरेट हेड, सेपरेट अकाउंट बना करके लेजर में। जैसे वेजेस अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, ठीक है, कमीशन अकाउंट है, ये सब इनका भी अलग से लेजर अकाउंट बनेगा, ठीक है। उनमें जितनी भी वेजेस है, जितनी भी बार दी है, वो सारी टाइम्स आ जाएगी। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, समराइजिंग। समराइजिंग क्या है? इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डाटा, समरी बना करके देना। ये क्या एक आर्ट है, क्या करने की? प्रेजेंट करने की, डेटा को, जो क्लासिफाइड डेटा ने लेजर जो बनाई है उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है। इन ए मैनर विच इज अंडरस्टेबल एंड जस्ट यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर ऑफ डेटा। समराइजिंग क्या है? जो क्लासिफाइड डेटा है ना, क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका है, ये ऐसा तरीका है जिसको आसानी से समझा जा सके और वो यूजफुल हो किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, जिससे कि उसको देख करके समझ सके कि अच्छा अपने बिजनेस का ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, इतनी एसेट्स अपनी बाकी है, इतनी लाइबिलिटीज बाकी है, उनका वो पता लगा सके, ठीक है। और इस समरी में शामिल क्या क्या होंगे? द इन्वॉल्व बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, की इस समरी में एक तो लेजर अकाउंट को बैलेंस करना शामिल है, ठीक है, लेजर अकाउंट को बैलेंस करना समरी में शामिल होगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाना इस समरी में शामिल होगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट बनाना, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये भी किस में शामिल होंगे? समरी में शामिल होंगे, ठीक है। जैसे समरी बना रहे हैं अपन, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस बनाना भी समरी के अंदर आएगा, फिर फाइनल अकाउंट बनाना भी समरी के। फाइनल अकाउंट में क्या क्या? ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट, ठीक है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालेंगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलेगा, किस चीज़ का पता चलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलेगा। किससे? ट्रेडिंग, कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हुआ है पूरे साल में। और P&L अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा? P&L अकाउंट से हमें पता चलेगा कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है, ठीक है। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगा? बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। चलते हैं आगे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। Recording, classifying and summarizing are also termed as process of accounting। ये क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पर आएगा ट्रांजैक्शन। देखो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग आर आल्सो टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंट। कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग काय में आती है? अकाउंटिंग साइकिल में आती है, ठीक है। फिर आती है, अभी ये साइकिल क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो ये होती है अकाउंटिंग प्रोसेस। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन आता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, जैसे सेल हुई, परचेज हुई, कि भाई गुड सोल्ड फॉर ₹20,000 फलान डी जो भी है, उसको अपन क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे जनरल में सबसे पहले, ठीक है। अगर कोई छोटा बिजनेस है तो वो जनरल चला लेगा, और कोई बड़ा बिजनेस है तो वो ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स डाल लेगा, कैश बुक, परचेज बुक, अलग अलग ये सब चीज़ें वो कर लेगा, ठीक है। तो एक ही बात है, जनरल में करो, चाहे या तो जनरल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो या इन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, एक ही बात। फिर सब्सिडरी बुक्स से भी आगे लेजर बनेगी और जनरल से भी आगे लेजर बनेगी। फिर लेजर बनेगी थर्ड स्टेप प्रोसेस में। फिर लेजर्स को बैलेंस करेंगे और उस बैलेंस को लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस से बैलेंस उठाकर ट्रेडिंग एंड P&L में डालेंगे, और जो बैलेंस शीट के आइटम होंगे, जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी,
वो तो बैलेंस शीट में आ जाएगी, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वो ट्रेडिंग एंड P&L में आ जाएंगे, और उससे बन जाएगा फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये 1 ईयर की प्रोसेस होगी। उसके बाद फिर नया साल शुरू होगा, फिर से नए ट्रांजेक्शन शुरू होंगे, और फिर से उनकी रिकॉर्डिंग की यही सेम प्रोसेस हर साल चलेगी। ठीक है, तो ये समराइजिंग की प्रोसेस हो गई। अब दिस अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जनरल एंट्रीज, आफ्टर प्रिपेयरिंग थ्रू लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट में वही सब बातें जो मैं ऊपर बताकर आया हूँ। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने, आपको बैलेंस शीट बनानी है। ये अकाउंटिंग साइकिल 1 साल में कंप्लीट होती है, और अगेन रिपीटेड ईच सब्सिक्वेंट ईयर, और हर साल ये रिपीट होती रहती है। ठीक है, फिर आता है 6 पॉइंट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिस्क। भाई अब फाइनल अकाउंट बना करके अपन ने रख ली, अब क्या करोगे? अब उस फाइनल अकाउंट की स्टडी होगी, और उससे निकाला जाएगा कि भाई हमें इस साल कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, किस वजह से लॉस हुआ है, तो किस वजह से लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, और कितना ज़्यादा हो सकता था या कम हुआ है, या मोर देन एक्सपेक्टेड हो गया है, जितना अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा हो गया, वो सब चीज़ें इंटरप्रेट करेंगे। According to the result of business are presented in such a manner by preparing trial balance, in accounting में क्या होता है, जो रिजल्ट है बिजनेस का वो प्रेजेंट किया जाता है इन सच ए मैनर, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। किस तरीके से? कि ट्रेडिंग अकाउंट बना करके, P&L अकाउंट बना करके, और बैलेंस शीट बना करके प्रेजेंट किया जाता है। दैट उससे क्या होता है, जिससे पार्टीज जो इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने में, ठीक है, या पार्टिसिपेट लेने में, वो उसका फुल इंफॉर्मेशन, उनको आपके बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन पता चले कि आपका बिजनेस कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में है, और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ क्या क्या है, एक्चुअल वैल्यूज़ पे है, ओवर वैल्यूड कर रखी है आपने बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रखी है, ये सब चीज़ें उनको पता चल सके। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आता है 7, जिसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कम्युनिकेटिंग का मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, किसी से कॉन्टेक्ट करना। अकाउंटिंग एट्रीब्यूट ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू द यूज़र, कि अकाउंटिंग में एक ये भी है कि ये यूज़र को कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करता है मतलब यूज़र से, अकाउंटिंग डेटा यूज़र से बातचीत करता है कि भाई आपको मेरे में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन देखो, और देख कर पता करो। हु एनालाइज दैम एज पर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जो जिसको इन्वेस्ट करना होगा उसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ें वो देख लेगा कि हाँ भाई मेरी जो कंडीशंस है इन्वेस्ट करने की, वो ये बिजनेस फुलफिल कर रहा है क्या, वो चीज़ बता दे रहा है क्या उसको फाइनल अकाउंट, तब तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज काहे को करेगा। तो कम्युनिकेटिंग बस है, वो एक तरीके से इंटरप्रिटेशन में ही आ गया, पर अलग से पॉइंट बना करके कई बार आ जाता है। तो ठीक है, आज अपन इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के, वैसे ही डिटेल में अच्छे से। थैंक यू आज के लिए।